क्यों कह देते हैं आपकी नहीं चाहिए? अगर आप संवैधानिक नहीं, ये दायित्व का निर्वहन करते हैं तो नहीं कहना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही कहा। वापस आते हैं राहुल गांधी पर, क्योंकि वहीं से ये भारत जोड़ो वाली पूरी शुरू हुई थी बात। राहुल गांधी आंधी हैं, पूरे भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए निकले हैं और यात्राओं का इतिहास बताकर कांग्रेस पार्टी कह रही है दांडी मार्च तक से उसको जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि इससे देश में एक परिवर्तन आएगा, सामाजिक समरसता जो बीजेपी के शासनकाल में खत्म हो रहा है। राहुल गांधी, आपने आंधी देखी क्या राहुल गांधी की? देखे हैं क्या आप? चलिए जाइए देख लीजिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी पे कितना मैं बोलूं? आप बोलते थे सर मैं सीरियसली नहीं लेता, आप लेते हैं कि नहीं लेते? नहीं लेता हूं। अच्छा, उनकी एक बात सुना देते हैं। बोल रहा हूं। और पहले मुझसे पूछने के पहले आप तीनों बताइए कि डू यू टेक हिम सीरियसली? डज द कांग्रेस पार्टी टेक हिम सीरियसली? जो नेता छोड़ के जा रहे हैं उनके स्टेटमेंट को देखिए, उन्होंने उनके बारे में क्या क्या कहा है। तो देखिए समस्या ये है कि मैंने कहा था ये यात्रा देश जोड़ने की यात्रा नहीं है, परिवार को बचाने की यात्रा है। तो भाई उनको शुभकामना है। तो एक बार नहीं चली तो फिर लॉन्च करो। उनका परिवार तो वैसे ही बचा हुआ है, कौन उनको चैलेंज करेगा? कौन चैलेंज करेगा उनको? परिवार का तो आपने अच्छा कहा 40 पर आने के बावजूद परिवार है। देखिए मेरी फिर बात समझिए, मैं निजी रूप से सोनिया जी हूँ, प्रियंका जी हूँ, राहुल जी उनका निजी मामला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 50 साल से तक राज किया है और जो रोज हमको नए नए भाषण देती है। तो जो आएंगे तो पॉलिटिकल सवाल उठेंगे, किस लिए? राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया हम एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद हम उस पर आपसे सवाल पूछेंगे। नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं। भय पैदा कर रहे हैं आप? एक बात आपने सुनाया, अब मैं कहूंगा राहुल जी से कि कुछ नया रिकॉर्ड भी बनना चाहिए ना। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, मैं भी स्वयंसेवक हूं, मुझे गर्व है इस बात का, क्या देश के लिए काम किया समाज। कोरोना काल में संघ के स्वयंसेवकों ने क्या काम किया है, बीजेपी कारगिल तो कहीं नहीं थे, खाना खिलाने में, लोगों के आंसू पोंछने में, शव को हटाने में, अस्पताल ले जाने में। लेकिन मैं राहुल जी को एक ही बात कहूंगा कि आपके परदादा जी भी ये संघ के खिलाफ बोलते थे, आपकी दादी जी भी बोलती थी, आपके पिताजी भी बोलते थे, आप भी बोल रहे हैं। आप आ गए 40 पर, संघ बढ़ता गया हर क्षेत्र में, बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई। तो कभी तो समझना चाहिए ना कि आपका ये रिकॉर्ड जनता नहीं समझ पा रही है। यही तो मैं आपसे आ रहा हूं बार बार। कांग्रेस पार्टी का स्वरूप, कांग्रेस पार्टी के विचार, कांग्रेस पार्टी का कथन और कांग्रेस पार्टी की हमारे खिलाफ आलोचना। नहीं, भय देखिए दूसरा भी है जो विपक्षी दल कहते हैं, और राहुल गांधी भी शायद उसमें उनका आशय जरा सा रहा होगा। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर इतनी जांच हुई, इतना छापा, इतना पूछताछ, ये सारी चीजें चलती रही, क्या निकला उसमें से? चार्जशीट फाइल है। अब आपने सवाल किया 3rd डिग्री में, तो थोड़ा वकील रविशंकर एक्सप्लेन कर दे। एक कंप्लेंट हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में, गए थे क्वाश कराने, हाई कोर्ट ने नहीं माना, गए सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई, मनमोहन सिंह की सरकार में शुरू हुई, वो भी हाई कोर्ट हार गए, सुप्रीम कोर्ट हार गए, टैक्स देना पड़ा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, नेशनल हेराल्ड को इतनी संपत्ति हजारों करोड़ की, मात्र 25-30 लाख रुपए लगा कर करके क्या आप 5,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो सकते हैं? शेयर की हेराफेरी कर करके एक पारिवारिक कंपनी बना करके नेशनल हेराल्ड कंपनी को ले लिया आपने, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं, पर जांच का कोई नतीजा निकलेगा या फिर समझ लें कि सिर्फ राजनीति जो हुई थी वही राजनीति होती रहेगी? सबको डराते रहो, सब पर छापे डालते रहो, जो रोज सुनने को मिलता है कहीं ना कहीं से, देश के उस राज्य से जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं है। उनका एक और आरोप है रवि जी, वो ये कह रहे हैं 2G स्पेक्ट्रम पे भी जिन लोगों पे आपने सीएजी ने आरोप लगाए, केस हुआ, वो सारे इक्विटल हो गए। साथ ही साथ उनका कहना है कि आप हरियाणा राजस्थान में प्रचार कर रहे थे रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, अभी तक 8 साल हो गए, आपकी सरकार है वहां पर, आपने वहां नहीं हुआ। बहुत सवाल किया, मुझे इस बात का जवाब देने दीजिए। नवाब मलिक 8 महीने जेल में है कि नहीं? बेल मिला क्या? वो देशमुख साहब 1 साल से जेल में, बेल मिला क्या? संजय राउत जेल में है, बेल मिला क्या?
बाबा बेल के लिए जा रहे हैं कि नहीं? हम तो उसमें कहीं नहीं है, क्योंकि केस सही है। राहुल गांधी बेल पर हैं, उनकी माताजी बेल पर हैं। अब आपने बात कही बाकी जो मामले की, तो मैं वही तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि 2G की बात हम एक्सप्लेन कर दें। 2G के केस का निर्णय एक जज ने किया, और ये बात मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, कानून के छात्र के रूप में जजमेंट पढ़ा है। दैट इज नॉट ओनली अ रॉन्ग जजमेंट, दैट इज अ डिसऑनेस्ट जजमेंट। उसमें ईमानदारी नहीं है। अपील में है, हाई कोर्ट ने डेट तय किया, वो लोग भाग रहे हैं जल्दी सुनवाई से। हम वहां सुनवाई कराएंगे और निश्चित कन्विक्शन होगा। लेकिन आपने जो बात कही ना, रॉबर्ट वाड्रा का भी केस चल रहा है, लेकिन हम एक बात, अजीब बात है, हम कार्रवाई ना करें तो हिमांशु जी को परेशानी है, कार्रवाई करें तो ये कहेंगे आप किसी के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। लेकिन कार्रवाई करते तो लोग आपके साथ आ जाते हैं, भावना गवली, शिंदे ग्रुप, और फिर सब भूल हेमंता जाते विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अच्छा ठीक है, मुकुल BJP रॉय, की वो आपके washing साथ आ machine जाते तो ठीक हो जाता है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब धुल जाते हैं। नहीं, आपके साथ है तो सब कुछ ठीक है, शुभेंदु फिर अधिकारी- उनकी जांच स्लो पड़ जाती है। शुभेंदु अधिकारी का तो कल सुन लिया ना कि उनको फंसाने के लिए दबाव पड़ रहा है शारदा कांड के एक्यूज के ऊपर। उसको छोड़ दीजिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा भी है, हमारे जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी तो ईमानदारी से लड़ाई होगी। और आज मैं हिमांशु गर्व से कहता हूं कि भारत सरकार के दफ्तर में बिचौलियों को आना बंद है, तो बंद है। निर्णय ईमानदारी से होते हैं, चाहे आर्म परचेज के हों, चाहे राफेल के हों। अगर मोदी जी ने कहा कि चाइना का खिलौना नहीं आएगा, गिफ्ट नहीं आएगा, तो आज चाइना से आने वाले लक्ष्मी गणेश खत्म हो गए, आप भी देख रहे हैं। और देश में अगर कहा कि हम देश में गरीबों का सम्मान करेंगे, तो जैसे गरीबों को पद्मश्री और पद्मा अवार्ड मिल रहा है, जो खेत में काम करते हैं गरीबों के लिए काम, ये भी आप देख रहे हैं। तो वो हमारा काम चलता रहेगा। 23 अप्रैल 2022 गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य आचार संहिता लाना चाह रहे हैं। उत्तराखंड से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, कब लाइएगा? ऐसा है, स्टेट्स को इस बात की छूट है भारत के संविधान में, कंकरेंट लिस्ट होने के कारण, तो वहां वो कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की अपेक्षा है ना, इतना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। और देखिए, अभी आप लोगों ने बहुत सवाल किया, 3 तलाक हटा ना, 370 हटा ना, राम मंदिर कानून से बन रहा है ना, एक वैकल्पिक मस्जिद को भी कोर्ट ने कहा वो भी बन रहा है। केदारनाथ का पुनरुत्थान हुआ कि नहीं हुआ, बाबा विश्वनाथ का पुनरुत्थान हुआ कि नहीं हुआ, विंध्यवासिनी मां का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा, कसकर होगा, और बड़े बुलंदी और विश्वास के साथ होगा। मैं आपको बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उसी बात की अपेक्षा है जिसको संविधान के निर्माताओं ने कहा था। और आज भी देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्योंकि आपने पूछा है तो मैं भी एक बहस को प्रोवोक करना चाहता हूं। जब, और ये मैं किसी अनादर से नहीं कह रहा हूं, इसको अंथा नहीं लिया जाए, एक मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति जो चोरी करता है तो कहता है कि मेरा हाथ काट दो, जो शरिया में कहा गया है। तो कहता है नहीं, आईपीसी में हमको कहो। जो शरिया में बाकी के लिए सब दंड दिया गया है, वो कहते हैं क्या, मर्डर हो या महिला के साथ बलात्कार हो? नहीं ना कहते हैं। आप कई देशों में उसका आप दिखाते हैं टीवी पर। तो मेरा खाली कहना यह है कि भारत ऐसे भी कई मामलों में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, आपके पेनल कोड है, सीपीसी है, भारत का संविधान। आज आप सब कहते हैं कि भारत का संविधान हमारा धर्मशास्त्र है, कहते हैं ना, तो आर्टिकल 44 तो उसी में है ना कि द कंट्री शैल नेवर टू हैव अ कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए, ये तो नहीं चलेगा ना अंजना, ये चित भी मेरी पट भी मेरी। जब संविधान की मदद लेनी है तो आ जाएंगे आर्टिकल 29, 30 पर, लेकिन जब 44 की बात हम कहेंगे तो कहा ये क्यों कहते हो भाई? हम तो पूछ रहे थे सर, लाइएगा कब? लाएंगे ना, प्रक्रिया चल रही है, चलने दीजिए उसको आप। ये बताइए कि संभव है क्या? जैसे 370 हम सोचते थे संभव नहीं है, अचानक एक दिन कहा गया 370 गया। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड संभव है? अगर मेरा उसका जवाब बहुत स्पष्ट है, अगर संभव नहीं होता तो संविधान में आता क्यों? जो संविधान को बनाने वाले थे, बहुत पेचीदगियां हैं और नहीं तो पेचीदगियों को ही तो निराकरण के लाना है ना। और देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगा, जिस तरह से स्वर आ रहे हैं मुस्लिम समाज से भी, और मुस्लिम समाज की बेटियों से स्वर आ रहे हैं, हा? और आज मैं श्वेता बताऊं कि जब मैं बिल पारित होने के बाद कुछ महिलाएं मुझसे मिलने आई थी, मुझे लग गया उसने 1-2 अपनी बात करी थी। कहा, रवि जी, हमारा 15 अगस्त भी आज है और हमारी ईदी भी आज है।
वो उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो हम समझते हैं। तो थोड़ा देश पर विश्वास करिए और हमारे कमिटमेंट पर विश्वास करिए। सर, पॉलिटिकल पार्टीज आपकी सबसे बड़ी है विश्व की। अभी कुछ ही दिन पहले आपकी नई संसदीय बोर्ड का गठन हुआ, जबकि जेपी नड्डा का टर्म बिल्कुल खत्म पर है। पहला चुनाव समिति बनती है, उसमें ऐसा क्यों होता है कई जो परंपराएं हैं पार्टी की वो तोड़ दी जाती हैं? येदियुरप्पा 79 साल के हैं, उनको जगह दी जाती है। सत्यनारायण जटिया 76 साल के हैं, उनको जगह दी जाती है। क्या येदियुरप्पा के बिना आप कर्नाटक का चुनाव नहीं जीत सकते? इसीलिए जिस तरीके के वो बागी तेवर दिखा रहे थे, उसलिए आपको येदियुरप्पा को एकोमोडेट करना पड़ा? मुझे इसका जवाब दूसरा है। अगर हमारी पार्टी वरिष्ठों का भी सम्मान करती है और नौजवानों को भी जगह देती है, दिक्कत क्या हो रही है भैया? लेकिन पार्टी ने तो कहा है ना 75 साल से ऊपर किसी को पार्टी के अंदर पद नहीं मिलेगा, सरकार के अंदर मंत्री पद नहीं मिलेगा। 75 के ऊपर, लेकिन गाइडेंस लेने में पार्लियामेंट में दिक्कत क्या है भाई? ये मार्गदर्शक मंडल है ना? ये आपकी सोच ठीक नहीं, ये मैं आपकी सोच ठीक नहीं मानता हूँ। येदियुरप्पा जी ने पार्टी के विस्तार में कर्नाटक में बहुत काम किया है, और आप उनको कब से जानते हैं, जिनका नाम मध्य प्रदेश के जो हमारे हैं नेता? मैं 1991 से जानता हूँ, जब मैं पढ़ा करता था। जब आप पढ़ा करते थे, उसने मध्य प्रदेश में पार्टी को रग रग कण कण खड़ा करने में जटिया जी ने काम किया, मैं जानता हूँ। मैंने कहा 75 साल से ऊपर वाला। अब ठीक है, ये आपकी सोच है। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो एक निर्णायक बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको मंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी पुरानों का भी सलाह लेती है, निर्देश लेती है, और नए को भी स्थान देती है। और हमारी पार्टी में है कि सुधा यादव ऐसी हमारी जो महिला नेत्री है, जिसका पति एक बलिदानी है, उसको भी सम्मान दिया है। तो समस्या क्या है?